हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष माल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग क्लास 9th में पढ़ रहे थे हिस्ट्री का हाई स्टोरी का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति का चैप्टर हमारा चल रहा था और उसका आज लास्ट एंड द फाइनल लेक्चर है, दैट इज द लेक्चर नंबर 4। तो इसी लेक्चर नंबर 4 के साथ हमारा चैप्टर क्या है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट आज के हमारे टॉपिक्स क्या है वो जानते हैं। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लास्ट के लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि महिलाओं को तो अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं। तो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई और क्या महिलाओं का योगदान क्या रहा है क्रांति में, वो भी हमें जानना है। दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा क्या थी और दास कहां से आ रहे थे, वो सभी बातें हम डिटेल में जानेंगे। क्रांति और रोजाना की जिंदगी और दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी इंसानों में से, एम्बिशियस लोगों में से एक इंसान जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। यह हमारा मुख्य आज के टारगेट है, लेक्चर है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिएगा कि फ्रांस की जो महिला है, फ्रांस की महिलाओं का शुरुआत से ही क्रांति में योगदान रहा है। वो शुरुआत से ही क्रांति में एक्टिव रही है, किसी भी प्रकार की उनको इससे हिचक नहीं रही। तो वो शुरुआत से ही क्या है, क्रांति में एक्टिव रही है और क्रांति में एक्टिव रहते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे काम करे हैं जो कि सच में काबिल तारीफ है। जैसा कि हमने देखा जब युद्ध चला, लास्ट लेक्चर में हमने देखा जब युद्ध चला तो वो रोजी रोटी का भी काम कर रही है, घर का परिवार का पालन पोषण भी कर रही है और अपने परिवार का भी ध्यान रख रही है। और जो अपने पुरुषों की जिम्मेदारी थी, उस पुरुषों की जिम्मेदारी को भी अपने कंधों पर लेकर के अपने परिवार की पालन पोषण और उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था भी कर रही है। तो आइए जानते हैं इस क्रांति के बारे में। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। जीविका निर्वाह का मतलब क्या है? जीविका, जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारा लाइवलीहुड है, उसका निर्वाह मतलब वो चलता रहे। और वो चलेगा कैसे? जब भैया हमारे पास क्या आएगा, रकम आएगी। रकम का मतलब रोटी कपड़ा मकान हो तो हमारी जीविका सही से चलता रहेगा। और इस रकम के लिए रकम चाहिए। ओके, ये कौन सी वाली रकम है? ये पैसों वाली रकम। और उस पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो जो महिलाएं हैं, जो फ्रांस की महिला है और विशेष करके तीसरे स्टेट की जो महिला है, जो आम वर्ग वाला वर्ग है, उसकी जो महिला है, अधिकांश महिलाएं क्या है, कामों में व्यस्त रही। उन्होंने अपने काम करे, जीविका निर्वाह के लिए वो कमाती ही आई है। यहाँ पे मैंने आपको फ्रांस की एक युवती की फोटो दिखाई है जो फ्रांस का फ्लैग लेकर के खड़ी है, ठीक है ना। ये आज वाली युवती है, ठीक है, आज वाली लड़की है, उस समय की नहीं है जिसने इतना काम करा होगा, ठीक है। हाँ, आज भी काम कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं। अब तो फ्रांस काफी तरक्की करने लगा है। क्या क्या काम करती थी उस समय महिलाएं? सिलाई बुनाई का, ठीक है, सिलाई बुनाई का काम करती थी, तो जिससे जो भी पैसा आता था वो अच्छा था। कपड़ों की धुलाई कर देती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम, और कोई किसी का जैसे कुलीन वर्ग का घर है, पादरी वर्ग का घर है, जो संपन्न घरों के घर है, संपन्न वर्ग के लोगों के घर है, उनके घर जाकर के घरों के काम कर देता, साफ सफाई, बर्तन वर्तन साफ करना, खाना बना करके आ जाना। ये चीज हम आज भी देखते हैं। जो गरीब वर्ग की महिलाएं होती है वो ऐसा काम करती है, सिलाई बुनाई का काम कर देगी, कपड़ों की धुलाई, फल फूल सब्जियां बेच देंगी। और कुछ जो महिलाएं हैं फ्रांस के उस समय वेश्यावृत्ति का भी काम करती थी। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। देखो, कॉन्वेंट हम लास्ट टाइम में जान चुके हैं। कॉन्वेंट क्या है? कॉन्वेंट यहाँ पे क्या है, एक धार्मिक रूप से दिखाने वाला कि भाई धार्मिक शिक्षा वहां पे दी जाएगी, मतलब पढ़ाया जाएगा। और जैसे हम आज भी देखते हैं हमारे इंडिया में कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेंट स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम्स के लिए प्राइमरीली होता है कि इंग्लिश मीडियम वहां पर पढ़ाया जाता है और कॉन्वेंट स्कूल्स होती है। तो उनमें कॉन्वेंट में कौन पढ़वाता था? या तो कुलीन घरों की लड़कियां, जो कुलीन लड़कियां होती, या जो तीसरा स्टेट है उसमें धनी परिवार की जो लड़कियां हैं, जो बहुत अमीर है, आम वर्ग में भी जो बिजनेसमैन है, वकील है, उनके ऐसे लोग हैं, उनकी बच्चियां हैं जो बहुत अमीर परिवार से है, वही पढ़ पाती थी। और पढ़ते ही उनका क्या कर दिया जाता था, शादी उनकी कर दी जाती थी। जैसे ये दीदी ने पढ़ाई कर ली होगी, अब इनकी शादी हो जाएगी, तो बाय बाय दीदी, चलो। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। देखो, ये तो सभी जगह हमें देखने को मिलता है। हमने श्रम विभाजन होता है, लैंगिक श्रम विभाजन, जिसमें पुरुष क्या करता है, बाहर के काम करता है और महिलाएं घर के काम करती है। तो महिलाएं चाहे बाहर कितना भी कमा करके आ जाए, पर उससे घर की जो जिम्मेदारी है वो तो निभानी ही पड़ती है। इसीलिए तो माँ को बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, महिला को समाज में बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। और पालन पोषण तो करना ही है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, घर पर अगर जो पति है उसका ध्यान रखना, उसका टिफिन बनाना, खुद का टिफिन बनाना, घर के सारे काम काज करना, ये सारे काम तो करना है। और फिर भी अगर आपकी स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो वो महिलाएं पैसा कमाने के लिए भी जाती। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अगर जैसे मान लो कोई काम पुरुष कर रहा है तो उसे अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं तो महिला को 800 रुपए ही मिलते हैं। ये बात हम आज भी देखते हैं। आप बेसिकली जो मजदूरी का काम करते हैं, जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, उनमें देख लीजिएगा जो पुरुष मजदूर है अगर वो 600 रुपए ले रहा है तो महिला को 400 या 500 ही दिए जाएंगे।
महिला को 400 या 500 ही दिए जाएंगे। ये बात हम आज भी देखते हैं और बाकी दूसरे कामों में भी आप देख लीजिए पुरुषों की तुलना में कहीं ना कहीं महिलाओं को कम वेतन होता है। ये फ्रांस की स्थिति दर्शा रहा है। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। अब क्लबों के बारे में हमने लास्ट टाइम जाना था, ग्रुप है कैसे, ग्रुप बना लिए लोगों ने और फिर क्या है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसीज है उन पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, सरकार की नीतियां हमारे पक्ष में है या नहीं है, हमारे वर्ग के लोगों के लिए सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है। ये जितने भी मुद्दे हैं वो क्या क्लबों में बैठ करके वहां पर डिस्कस करे जाते थे। और जिस प्रकार से जैकोबिन क्लब था उसी प्रकार से महिलाओं को भी क्लब थे और 60 क्लब हमें फ्रांस में देखने को मिलते हैं। पर कोई ना कोई तो एक फेमस होता है और उसी फेमस क्लब के बारे में हमें जानना है। और फेमस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। सबसे मशहूर क्लब था। इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल लिख लीजिएगा। अब सदैव एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछा जा सकता है। जैकोबिन क्लब काफी बच्चों को याद रह जाएगा, परंतु वो महिला वाला याद नहीं रहेगा, तो इसलिए महिला वाला आपको याद रखना है। सोसाइटी मतलब ग्रुप हो गया एक तरीके से, किसका है, ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या है भैया, क्रांतिकारी, और रिपब्लिकन का मतलब हम गणतंत्र पढ़ करके आए ना, तो क्रांतिकारी और गणतंत्र महिलाओं का क्या है, यह संगठन है। तो गणतंत्र और क्रांतिकारी महिलाओं का संगठन है, तो याद रखिएगा रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सोसाइटी है। महिलाओं की क्या क्या मांग है, सबसे पहले पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जो पुरुषों को राजनीतिक अधिकार मिले कि वो अपना वोट डाल सके, एक मनुष्य एक मत और एक मूल्य उसका होना चाहिए, वो महिलाओं को भी मिले। राजनीतिक अधिकार उन्हें मिले, वो भी बाहर जाकर के समाज में अपनी बात रख सके। सभी जो मुद्दे हैं, जितने भी राजनीतिक अधिकार, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक समानता है उसकी बात यहाँ पर महिलाएं कर रही है। लैंगिक समानता की बात कर रही है कि जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव है वो भेदभाव खत्म होना चाहिए। मैं इस बात से बहुत अचंभित होता हूं कि जिस फ्रांस ने समानता, बंधुत्व, भाईचारे की बात रखी हो, वो अभी खुद भी सही से समानता के रास्ते पर नहीं है। हम देखेंगे कि फ्रांस में 1946 में जाकर के महिलाओं को क्या दिया जाएगा, वोट का अधिकार दिया जाएगा, मतदान का अधिकार महिलाओं को दिया जाएगा। ओके, तो लैंगिक समानता 1946 है, उसे हमें समझना होगा। 1946 में महिलाओं को क्या होगा, मतदान का अधिकार मिलेगा। परंतु आप ये बात देखेंगे ना, भारत का जो संविधान है वो 1950 में बना। 1950 में क्या हुआ, भारत का संविधान बना और जैसे ही भारत का संविधान बना उसने सभी को क्या है, बराबर के अधिकार दे दिए। चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो, किसी भी रंग का हो, कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, सबको दे दिया। और एक जो बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट बोली, वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। ओके भैया, एक मैन मतलब यहां पे एक मनुष्य है, एक जो इंसान है उसका एक मत होगा और एक मत का ही एक मूल्य होगा। राष्ट्रपति भी वोट डालेगा तो भी एक ही गिना जाएगा और देश का मजदूर वोट डालेगा तो भी एक ही गिना जाएगा। महिला वोट डालेगी तो भी एक ही, पुरुष डालेगा तो भी एक ही, अगड़ा डालेगा तो भी एक, पिछड़ा डालेगा भी तो एक, हिंदू डालेगा तो भी एक और मुसलमान डालेगा तो भी एक। ये चीज हमने 1950 में कर दी। हमने आजाद होते ही और संविधान बनते ही 26 जनवरी 1950 से लागू होते ही पहले दिन से ही ये प्रावधान लागू हमने कर दिया। ये प्रावधान हम लोगों ने क्या करा, लागू हम लोगों ने कर दिया। परंतु जहां पर महिलाएं क्या है, मांग कर रही हैं, अभी पुरुषों के अधिकारों की मांग कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हमसे 4 साल पहले ही तो इन्होंने अधिकार दिया है, बल्कि 1789 में क्रांति होने के बाद इतनी बार संविधान में इनके बदलाव होंगे, 91 का संविधान और भी आगे जो संविधान में बदलाव होंगे उसके बावजूद भी अधिकार नहीं दे पा रहे। महिला इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। निष्क्रिय नागरिक, डीएक्टिव, एक तो सक्रिय होता है, एक्टिव नागरिक है, मतलब भैया बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन है हमारे देश के। और महिलाओं को क्या कर दिया गया, 1791 के संविधान ने बोल दिया निष्क्रिय नागरिक है, डीएक्टिव है। अरे भैया, हम हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम इन द सेंस जो महिलाएं कहना चाहती है उनके बिहाफ पे कह रहा हूं कि हम इतना हमारे देश के लिए कर रहे हैं। पुरुष लड़ने जा रहा है तो उसके लिए हम पालन पोषण भी संभाल रहे हैं, घर का रोजी रोटी भी कमा रहे हैं, हर जगह हम महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं, देश को बचाने की काम कर रहे हैं, राजा के पक्ष में विपक्ष में जो बोलना है वो हम लोग कर रहे हैं, और आप हमें निष्क्रिय बता रहे हैं, हमें वोटिंग का अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो ये जो बात है बहुत दुखद होती है, महिलाओं को इस बात का बहुत बुरा लगता है। और 1791 में जो संविधान निष्क्रिय नागरिक घोषित करता है ये उन्हें बहुत बुरा लगता है।
महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। तो महिलाओं की दो तीन मुख्य मांगे हैं। एक तो पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उन्हें मताधिकार, वोट का अधिकार मिलना चाहिए, वन मैन वन वोट वन वैल्यू उन्हें मिलनी चाहिए, और असेंबली, जो नेशनल असेंबली चुनी हुई थी, उस नेशनल असेंबली में राजनीतिक पदों की मांग रखी उन्होंने कि कम से कम इतने राजनीतिक पद में तो महिलाएं होनी चाहिए। अगर 100 लोग नेशनल असेंबली में बैठते हैं तो 25, 30, 40 तो महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक महिलाएं नहीं पहुंचेंगी तब तक वो अपने प्रतिनिधित्व की बात कैसे करेंगी, वो अपने जो दुख है, अपने कष्ट, अपने संकट है इस देश में, वो किस प्रकार से बताएगी, वो कैसे जाहिर कर पाएगी कि हमारे साथ ये समस्या है, उन समस्याओं का निवारण किस प्रकार से होगा, कैसे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिसकी कोहनी पे चोट लगती है वही दर्द को महसूस करता है। इन द सेंस, जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा हो, जिन्होंने भेदभाव देखा हो, वही लोग बता सकते हैं कि भेदभाव होता क्या है। तो महिलाओं की जो समस्या है वो महिलाएं बता सकती हैं। इसीलिए अपने हितों को रखने के लिए, अपने इंटरेस्ट, अपने विचार को रखने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेटिव होना अति 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 आवश्यक है। ये जरूरी है, चाहे ये फ्रांस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे भारत हो, कहीं पर भी हो, पर वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो या चाहे और कोई। हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा जब इन्हें क्या होगा, असेंबली में राजनीतिक पद मिलेंगे, उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें और पद दिए जाएंगे, तभी तो वो अपने हितों की बात रख पाएगी। महिलाएं तो बता पाएगी कि भाई देश में महिलाओं की ये स्थिति हो रही है, महिलाओं की बात रखी जाए। कोई महिला मंत्री बनेगी तभी तो किसी महिला का प्रोत्साहन होगा कि देखो वो मंत्री बनी तो मैं भी मंत्री बन सकती हूं। ये काम जरूरी थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। देखो अब मेरी बात सुनिएगा कि धीरे धीरे जिस तरह से समय बदला, महिलाओं के लिए काम करना फ्रांस की सरकार ने शुरू करा, जिसमें से एक तो जब सरकारी स्कूलें खोली गई तो उसमें जो लड़की की शिक्षा है उसको क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया कि लड़की को पढ़ाना क्या है, बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया गया। ये क्या दर्शाता है कि धीरे धीरे कदम महिलाओं के जो आंदोलन हुए उससे फ्रांस की सरकार सचेत हो रही है, जागरूक बन रही है। तो क्या हुआ, अनिवार्य कर दिया गया, शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। दूसरा काम उन्होंने ये करा, एक तो पहला तो शिक्षा को लेकर के करा कि भाई शिक्षा क्या हो गई, अनिवार्य कर दी गई। दूसरा काम इन्होंने क्या करा कि अब है ना माता पिता, भाई होता क्या है, आज भी देख लो ना, आज भी क्या करते हैं माता पिता, क्या करते हैं, देख बेटा मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है ना ओके, मैंने तेरे लिए लड़की देख ली है और हमने पसंद कर दिया है, हमने हाँ कर दी है और तुझे शादी करनी है। हाँ, फिर जैसे दिखाएंगे, इट जस्ट अ फॉर फॉर्मेलिटी, दिखाएंगे, मना मत करना, देख नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी, मना मत करना, हम हाँ करके आ जाओ। अब चाहे लड़की को लड़का पसंद आए या ना आए और लड़के को लड़की पसंद आए या ना आए, पर हाँ करनी है। क्यों? बिकॉज माताजी पिताजी फिक्स कर करके आ गए। ये चीज हम तो आज भी देखते हैं ना, इंडिया में देखते हैं। अच्छा, फ्रांस में तो बदल गया होगा माहौल, ठीक है ना फ्रांस में तो माहौल बदल गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम फ्रांस चले जाए सिर्फ और सिर्फ शादी के चक्कर में। ओके, भारत में भी बदलाव आ रहा है। अब तो भारत में लव मैरिज को भी अलाउड करा जा रहा है और माता पिता भी दिखाते भी हैं, मिलाते भी हैं बच्चों को, वो बात ठीक है तो यहाँ पर भी क्या करा गया कि ये बोला गया कि अब माता पिता अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को बांध नहीं सकेंगे, मतलब ये कह करके ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें हमने जहां शादी करी है वहीं करो। अब बच्चा फ्री है, वो जिससे शादी करना चाहे वो करे, जिससे ना करना चाहे वो ना करे, मतलब माता पिता के बाध्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि माता पिता ने जहां बोल दिया वहीं शादी करे। उसके साथ साथ शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। स्वैच्छिक अनुबंध मतलब इच्छा से बनाना गया, स्वैच्छिक इच्छा है हमारी, ऐसा एग्रीमेंट जो हम इच्छा से करेंगे। मतलब भाई मुझे इस लड़की से शादी करनी है, मैं इससे करूंगा, मुझे इससे नहीं करनी, उससे करनी है, मैं जिससे चाहूं उससे शादी करूंगा, ऐसा काम कानून काम बना दिया गया, वहां पे बना दिया गया। और पंजीकरण मतलब अब रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी कर दिया गया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन करो। ये जो चीज है रजिस्ट्रेशन होना, ये क्या है, ये कानूनी दायरे को दिखाता है, ये कानूनी दायरे को दिखाता है। भाई मैं चाहूं जिससे शादी कर लूं, पर कोई रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए सरकार के पास कि हाँ भैया इस इंसान ने इससे शादी कर ली, कल को पता चला इससे भी कर लूं, उससे भी कर लूं, उससे भी कर लूं, सबसे कर ली, कितनों से करेगा भाई? तो ऐसा नहीं होता। तो रिकॉर्ड होना, पंजीकरण होना, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया कि भाई तलाक क्या है, कानूनी रूप से तलाक इंसान ले पाएगा और उसके लिए पुरुष भी अप्लाई कर सकता है कि भैया मैं तो दुखी हो गया देवी से, मैं तो जा रहा हूं, मैं छोड़ करके जा रहा हूं। और महिला भी अप्लाई कर सकती है कि नहीं भाई बस सहन कर लिया बहुत दिन मैंने, मैं तो जा रही हूं घर छोड़ करके, और तलाक लेने के लिए। ठीक है, तो ये तलाक के लिए अब उसे क्या है, कानूनी रूप दे दिया गया कि जो कुछ भी होगा ना, सब कुछ क्या होगा, कानून के दायरे में होगा। ठीक है ना,
जुडिशरी के दायरे में, कानून के दायरे में, न्यायपालिका के दायरे में जो भी चीज होगी वो होगी, जिससे क्या हो कि सरकार के पास एक रिकॉर्ड हो क्या भाई इतने डिवोर्स हो चुके हैं और इतने शादी हो चुकी है। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी। ठीक है, व्यावसायिक प्रशिक्षण का मतलब है कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी। प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मतलब यह है कि अगर उसको कोई काम धंधा करना है और उसके लिए उसे कुछ चीज सीखनी है तो वो चीज सीख सकती है, वो काम कर सकती है, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकती थी। कलाकार बन सकती थी, अगर उसे आर्टिस्ट बनना है तो भाई अब आर्टिस्ट देखो कलाकार क्या होता है भाई, जो कर वो कला कर सके। ठीक है भाई, अगर मुझे पेंटिंग बनानी आती है तो भी मैं भी कलाकार हूं, मुझे लोगों को हंसाना आता है तो भी मैं कलाकार हूं, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूं तो भी मैं कलाकार हूं, और मैं या कोई भी बंदा अगर अच्छा पढ़ा रहा है वो भी कला है, वो भी आर्ट है, तो वो भी कलाकार है। ठीक है, मैं नहीं कहता हूं कि मैं कलाकार हूं, ठीक है, जरूरी नहीं है अच्छा ही हो, तो कलाकार बन सकते हो, कुछ भी वॉटेवर वो जो चाहे वो कर सकती है। छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती है, और जो छोटे मोटे अगर वो बिजनेस करना चाहे तो वो भी कर सकती है। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। काफी लंबे समय तक क्या है आंदोलन चले, और फिर फाइनली 1946 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे स्टार बना लीजिए, 3 स्टार ही दूंगा मैं इसको क्योंकि ज्यादा नहीं, 1946 पर आप इसे याद रखिएगा। देखो 1789 में क्रांति होने के बावजूद भी 1946 में जाकर के महिलाओं को अधिकार मिलता है, मताधिकार, जो कि बहुत बुरी बात है कि इतना देरी से मिला। वोट्स फॉर वुमेन, ठीक है, महिलाओं के लिए वोट होने चाहिए। अब आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, दास प्रथा का उन्मूलन। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? 17वीं शताब्दी का मतलब पहले तो आप समझ लीजिएगा कि 1601 से लेकर के 1700, ये क्या है? ये है 17वीं शताब्दी। क्या है? 17वीं शताब्दी। इस 17वीं शताब्दी में उदय होता है एक चीज का, दैट इज द दास प्रथा। ठीक है, या स्लेव सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं। दास लाए जाएंगे। यूरोप के लोग क्या है? आलसी है, इनसे बागानों पे काम नहीं होता, इनसे और कोई काम करवाना हो तो वो काम नहीं होता, तो ये लोग क्या है? दास लेकर के आते थे। दास मतलब स्लेव, गुलाम, आम भाषा में बोलता हूं, गुलाम लेकर के आते थे। गुलाम लाएंगे कहां से? एक तो अफ्रीका महाद्वीप से, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के में खनिज है ना, संसाधन अफ्रीका महाद्वीप में बहुत है, पर वहां के लोगों को उसके बारे में जागरूकता नहीं कि भैया हमें ये करना चाहिए, हमें ये चीज निकालनी चाहिए, हमें इससे बहुत फायदा होगा, ये जागरूकता उन लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि वहां के लोग गरीब है, और इसलिए उन्होंने क्या करा कि अफ्रीका से लोगों को उठा उठा करके यूरोप के देशों में डाला गया कि भाई तुम जाओ वहां पे क्या करो, काम करो और काम करो वहां पे। उनको क्या है? जहाजों में बांध बांध करके उनके हाथ बांध दिए जाते थे। अब होता क्या था, सिस्टम को समझिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, तो अफ्रीका में कोई एक पर्सन है, उस पर्सन को बोल देते थे देखो भाई तुम हमें क्या करो, तुम हमें दास अवेलेबल कराओगे, तुम स्लेव हमें अवेलेबल कराओगे, तुम जब हमें दास अवेलेबल कराओगे तो हम उसके पैसे तुम्हें दे देंगे। तो अब वो ये इंसान क्या है, मान लो वहीं का है, तो अब वो उनको पागल बना देते थे, भाई चलो चलो तुम वहां पे चलो, और ये इनको पागल बना करके क्या है, उनको उनके हाथ बांध करके जो पानी के जहाज आते थे उनको भर भर करके यूरोप भेजा जाता था, दूसरी जगह भेजा जाता था, और उनसे फिर गुलामी करवाई जाती थी, दास प्रथा करवाई जाती थी। एक अमेरिका का उदाहरण है। 16वीं शताब्दी में क्या होता है, अमेरिका की खोज होती है, जिसका नाम करने वाला था क्रिस्टोफर कोलंबस। 16वीं नहीं, हाँ 15वीं-16वीं शताब्दी में खोज होती है क्रिस्टोफर कोलंबस। अमेरिका की जब हम बात कर रहे हैं तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह सभी मिलाकर के है। तो वहां से भी क्या है, वहां पर भी बिल्कुल ही ऐसे लोग थे कि जिनको कोई खबर ही नहीं दुनियादारी में क्या होता, उनको उठा उठा करके भी दास बनाया जाता। मुख्यतः जो दास बनाए गए हैं वो अफ्रीका के बनाए गए हैं। तो अब जैसे जैसे फ्रांस समता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, बंधुत्व की बात कर रहा है, तो यहां पर यह मुद्दा भी उठेगा कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के लोगों को ही नहीं, दास को भी अधिकार हो। फ्रांस में जो लोग रह रहे हैं उनको तो अधिकार हो ही, बल्कि उनके साथ और जो दूसरी जनता है उनको भी क्या हो, पूरे पूरे अधिकार मिले, इनकी बात उठती है, और दास प्रथा का उन्मूलन के मुद्दे उठते हैं। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी उपनिवेशों का मतलब क्या है? फ्रांस अपना तो देश है भी है, और फ्रांस ने जहां जहां अपनी कॉलोनीज बना रखी, मतलब जहां जहां पर उनका शासन है, उन शासन पे जहां पे वो शासन कर रहा है वहां पे भी क्या करा जाए, दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाए, दास प्रथा को खत्म कर दिया जाए। और ये किसका कदम था? ये जैकोबिन शासन का। जब जैकोबिन का शासन चल रहा था, रोबेस्पियर वाला जो दौर चल रहा था, उस दौर में ये काम करा गया। तो फ्रांसीसी उपनिवेश में, फ्रांस के अंदर या फ्रांस ने जहां जहां पे अपना राज्य स्थापित कर रखा है, वहां कहीं पर भी अगर दास है तो दास प्रथा को उन्मूलन करना, ये जैकोबिन शासन का बहुत बड़ा कदम था। कैरिबियाई उपनिवेश। अब कैरिबियाई उपनिवेश देखो, कैरिबियाई आप
वेस्ट इंडीज की टीम का तो आपने नाम सुना होगा। तो जमैका, ऐसे छोटे छोटे द्वीप समूह है, द्वीप समूह जो पानी से घिरे हुए होते हैं चारों तरफ से, वह वाला इलाका है कैरिबियन द्वीप समूह। तो वहां पे इन्होंने फ्रांस के कुछ क्या थे, देश थे जहां पे उन्होंने उपनिवेश कर रखा था। मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सेंट डोमिंगो, जहां पे तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। यहां से ये चीजों का काफी उत्पादन होता था, तंबाकू, नील, चीनी, कॉफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक आपको दास प्रथा की इमेज दिखाई है, जैसे कि भैया ये लोग दास है और ये इनको मारने के लिए जा रहा है, पर ये इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। बोले नहीं नहीं तुम मत मारो, हम पर अत्याचार मत करो, हम भी क्या है, इंसान ही है। अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हुआ क्या एक्चुअल में, जब ये बात उठी कि दासों को भी क्या हो, अधिकार हो, स्लेव्स को भी अधिकार हो, गुलामों को भी अधिकार हो, और सभी फ्रांस में रह रहे हो या फ्रांस उपनिवेशों में जो रह रहे हो सभी को क्या हो, अधिकार मिलने चाहिए, ये बात उठी। ठीक है, ये बात धीरे धीरे उठी, पर नेशनल असेंबली ने क्या करा, इसको खुलकर के पारित करने की कोशिश नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि बात ये थी कि जो यूरोप के जो लोग हैं ना, यूरोप के जो लोग हैं जो व्यापार से जुड़े हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं, वो तो नाराज हो जाएंगे। फिर वो तो नाराज हो जाएंगे, बोले दास काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राजा जी आप करोगे क्या, हाँ काम कौन करेगा फिर अगर आप हमें इनको हटा दोगे। तो इसलिए उन्होंने पूरा एक्शन नहीं लिया, पर फाइनली सन 1794 में कन्वेंशन ने दासों की मुक्ति का कानून प्रारूप तैयार कर दिया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। देखो नेपोलियन की भी कुछ गलतियां थी, कुछ कमियां नेपोलियन की रही है। वो महत्वाकांक्षी रहा है, वो बहुत एम्बिशियस लीडर रहा है, बहुत अच्छी बात है। वो मोटिवेशनल भी रहा है, बहुत मोटिवेट कर सकता है, पर फिर भी कुछ कमियां थी उसकी। तो 10 वर्ष तक ही ये दास प्रथा खत्म हो पाई, फिर वापस से यही काम शुरू हो जाता है। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। तो जो बागान के मालिक है, जहां पे आप काम, बागान का मतलब है जहां पे चाय की, कॉफी की, किसी की खेती बाड़ी आप कर रहे हैं, तो जो उनके मालिक है, अब भाई वो तो मालिक, उनसे तो काम होता नहीं, काम कौन करेगा, दास करेंगे। तो जो अफ्रीकी निग्रो, निग्रो का क्या है, अफ्रीका का जो एक रीजन है, ठीक है ना, अफ्रीका का जो रीजन है, रेगिस्तानी जो रीजन है, वहां पे जो रह रहे लोग हैं उन्हें अफ्रीकी निग्रो कहा है। ओके, तो अब यहाँ पे जो बागान के मालिक है उनको स्वतंत्रता मिल गई कि भाई जो अफ्रीकी निग्रो है उनको आप गुलाम बना करके काम करवा सकते हो। यहाँ पे जब दासों को आजाद करा गया तो उनकी एक खुशी की तरह से मैंने इमेज आपको यहाँ पे दिखाई है। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया, पर फाइनली 1848 में क्या हुआ है कि दास प्रथा फाइनली कंप्लीट कर दी जाती है और हटा दी जाती है। बोले कोई दास नहीं रहेगा, सबको फ्री कर दिया जाए। अब आते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी में, जो कि आपकी किताब का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम नेपोलियन बोनापार्टा के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, एक तरफ तो क्रांति चल रही, राजा को हटाने की, राजतंत्र से लोकतंत्र की बात हो रही है, गणतंत्र की बात हो रही है, पर रोजाना जिंदगी कैसे चल रही थी। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारा जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, एक तरफ तो हम अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे हैं, पर जो रोजाना जिंदगी है, लोगों के आर्थिक जीवन कैसा है, जीविका निर्वाह के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। तो उनका क्या प्रभाव पड़ रहा था वो हमें देखना जरूरी है। सन 1789 से के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस समय बास्तिल का किला तोड़ दिया जाता है और क्रांति होती है। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास करा। तो क्रांतिकारी जो सरकार आई, उन्होंने स्वतंत्रता, फ्रीडम और इक्वलिटी की, समानता की बातें करते हुए क्या करा कि लोगों को अच्छा जीवन देने की पूरी कोशिश यहाँ पे करी है। और ये क्या दर्शाता है, समानता को, इक्वलिटी को दर्शाता है। अब देखो इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी। सबसे पहला सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप वो समझिए। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज छापेंगे, आप जो भी चीज टीवी पे दिखाएंगे, आप जो भी खबर छापे, जो भी बोले, सरकार के पक्ष में, विपक्ष में, व्हाटएवर आपको दिखाना है, वो क्या करें, सरकार की परमिशन से करा जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो सबसे पहला तो काम यही करा गया कि सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई, सेंसरशिप को काट दिया गया। बोला किसी भी प्रकार की सेंसरशिप नहीं है। तो उससे क्या हुआ, सभी प्रकार के लोग, सरकार के चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, अपनी आवाज रखने का मौका मिला। और जो अभिव्यक्ति की आजादी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था, कि हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने विचार रख सकते हैं, उसकी बात शुरुआत हो गई। तो लोग सरकार के पक्ष में भी बोल रहे हैं, विपक्ष में भी बोल रहे हैं, और सेंसरशिप का कानून खत्म होना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धता। ये समानता को दिखाता है, ये इक्वलिटी को दिखाता है और स्वतंत्रता को दिखाता है कि लोग स्वतंत्र थे। अब चाहे सरकार गलत है तो उसके खिलाफ जनता बोल सकती है।
परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। नैसर्गिक अधिकार मतलब एक बेसिक अधिकार, जैसे हम मौलिक अधिकार जैसे हमने पढ़े थे उसी प्रकार से। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति मतलब जो आप बोलना चाहते हैं, हमने हमारे में मौलिक अधिकार पढ़े ना मौलिक अधिकार, भूल तो नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो पढ़े वैसे ही हमने भी उसमें पढ़ा था कि भाई हमें बोलने की आजादी पर कुछ लिमिट्स के साथ। ऐसा नहीं है कि चलते को भी कुछ गाली देकर के आ जाए, चाटा मार करके आ जाए, बोले नहीं 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 मेरा संविधान कहता है कि मुझे बोलने की और अपने अभिव्यक्ति की आजादी, ये पॉसिबल नहीं। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। अब प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब न्यूज़पेपर, मीडिया जो इनकी फ्रीडम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब हम कहते हैं प्रेस आजाद नहीं है, प्रेस को स्वतंत्रता मिली चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर शासन जो है, जिसकी सरकार है, अगर कोई भी चीज देश में हो रही है उसके पक्ष में विपक्ष में, पक्ष में तो बोलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, विपक्ष में बोलने की भी आजादी मिल जाए, यही क्या है? प्रेस की आजादी है, यही प्रेस की स्वतंत्रता है। और ये जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्लास 10th में जाएंगे, इन बातों को आप याद रखिएगा। क्लास 10th की हाई स्टोरी का जो पहला अध्याय होगा, पहला जो चैप्टर होगा, पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसमें आप सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे। फिर आपको याद आएगा, अरे गुरुजी ने पढ़ाया था मनीष गुरुजी ने पढ़ाया था कि फ्रांसीसी क्रांति में ये बात हुई। जितना आप भी पढ़ रहे हो उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा आप और पढ़ोगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, और फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में क्या प्रभाव हुआ वो भी अगले साल आप देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं भैया नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही गजब का इंसान था, महत्वाकांक्षी इंसान था। ये इसकी जो सबसे बड़ी जो गलती रही ना, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 1804 से लेकर करके 1815 तक क्या होगा, इसका शासन चलेगा। 1804 से लेकर के 1815 तक इसका शासन चलेगा। ये एक मिलिट्री कमांडर होता है। और 1796 में क्या होता है? 1796 में इटली पे क्या है? इटली से लड़ाई होती है। और इटली से जब लड़ाई होती है तो फ्रांस की लड़ाई हो रही है। और इटली पे किसका शासन था? इटली पे ऑस्ट्रिया का शासन था। यह बात याद रखिएगा कि जो ऑस्ट्रिया का शासन इटली पे था, ऑस्ट्रिया की और फ्रांस की बिल्कुल बनती नहीं थी। मन तो ऐसा करता था अगर सामने कोई सा आ जाए तो हम बिल्कुल मार दे उसको, तो ऑस्ट्रिया की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। 1796 में इटली में लड़ाई चल रही थी, पहले से वहां पे फ्रांस की सेना तैनात थी। पर क्या हुआ, अभी 1796 में फ्रांस में किसका रूल चल रहा है? डायरेक्टरी का रूल चल रहा है। और वो नेपोलियन को भेजते हैं, बोले जा इटली जाओ, लड़ाई लड़, तो कमांडर है जा। अब नेपोलियन साहब की थोड़ी सी हाइट छोटी थी, तो नेपोलियन वहां पहुंचा और बोला, ओ भाई मैं तुम्हारा कमांडर हूं। तो उसकी सेना के लोग हंसने लग गए, अरे बच्चू जा बेटा, डायरेक्टरी को बोल दिया, हमने वापस भेज दिया, बच्चा युद्ध लड़ेगा क्या, जा बेटा जा। ऐसा बोल करके उसकी क्या है, बेइज्जती कर दी। तो भैया नेपोलियन को गुस्सा आ गया, बोला ओ इधर आओ, सारे एक लाइन में खड़े हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, ऐसे लड़ेंगे। और भैया ऐसे लड़ते उसने क्या है, इटली को हरा दिया। इटली को नहीं, किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया। और ऑस्ट्रिया को हराते ही तो भाई साहब जय जयकार हो गई, नेपोलियन की जय जयकार हो गई, नारे लगने लगे, नेपोलियन जिंदाबाद। ये नारे कहां पे लगे? फ्रांस में लगे, क्योंकि ऑस्ट्रिया जितना बड़ा दुश्मन फ्रांस का नहीं था। यूके, ऑस्ट्रिया सारे दुश्मन ही है फ्रांस के ये सारे दुश्मन ही है। तो बहुत खुश हो गए फ्रांस के लोग कि ऑस्ट्रिया को हरा दिया नेपोलियन ने। तो ऑस्ट्रिया को हराया तो इसकी वैल्यू बढ़ गई। जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो हुआ क्या कि जब एक इंसान की वैल्यू बढ़ी तो क्या है, डायरेक्टरी को डर लगने लगा, यार कल कोई हमारी सत्ता छीन लेगा। तो अब क्या है, नेपोलियन ना, एक सबसे अच्छी बात अगर आपको नेपोलियन से कभी सीखने को मिलती है ना, देखो मैं आपको एक ही मोटिवेशन देता हूं। देखो हर इंसान में ना कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि नेपोलियन पूर्ण रूप से ही अच्छा इंसान था या नेपोलियन पूर्ण रूप से बेकार इंसान। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो ये होती है कि हम खुद को अच्छा कैसे बनाएं। अगर हमें कचरे में भी सोना मिले ना तो हमें सोना उठाना चाहिए। अगर बुरे से बुरे इंसान में भी एक अच्छा विचार हमें देखने को मिले ना, वो हमें अपनाना चाहिए। हमें खुद को अच्छा बनाना है। हम भी तो ढूंढते ना यार कोई अच्छा इंसान मिले। अगर हम अच्छे बन जाए तो हो सकता है किसी की तलाश खत्म हो जाए, अगर हमें मिल जाए तो हम अच्छे बने। नेपोलियन से अगर आपको सीखना है तो आप ये सीखिए कि एम्बिशियस पर्सन था, महत्वाकांक्षी था। वो कभी रुका ना, कभी थका, चलता गया। उसने जो सोचा उसने पूरे यूरोप को जीतने का काम कर दिखाया। जब तक उसने शासन कराना तब तक उस पूरा यूरोप उससे थर थर कांपता था।
वो यूके को हराना चाहता था। तो यूके को हराने के लिए, अब यूके क्या है, यूके एक द्वीप है, द्वीपीय देश है, मतलब जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ। जब वो पानी से घिरा हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो यूके की है, यूके यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन जो है, नेवी उनकी बहुत बेहतरीन थी। किसकी? इंग्लैंड वालों की, ब्रिटेन वालों की। ओके, ब्रिटेन वालों की नेवी बहुत बेहतरीन थी। तो जब नेवी उनकी बेहतरीन, तो हुआ क्या कि वो उनको नेवी में तो डिफीट नहीं कर सकता था। तो अब अफ्रीका में एक देश है इजिप्ट, एक देश है इजिप्ट, और इसे हिंदी में मिस्र बोला जाता है, ठीक है। तो इजिप्ट जो देश है, इसने सोचा, अब इजिप्ट पे क्या था, ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों का राज था। तो उसने सोचा कि हम इजिप्ट को हरा दें और फिर वहां से क्या है, इंडिया पहुंच जाएंगे। और इंडिया में जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, टाइगर ऑफ मैसूर, वो था, वो उससे जुड़ा हुआ था। तो वो फ्रांस को सपोर्ट में था। तो उसने सोचा यहां से हरा करके हम इंडिया पहुंच जाएंगे और इंडिया में ब्रिटेन को टीपू सुल्तान की मदद से हरा देंगे। पर यहाँ पर वो एक लड़ाई जीतता है, एक हार जाता है, फिर वो वापस लौट जाता है। जब फिर वो 1799 में फिर वापस वहां पे लौटता है तो थोड़ा सा उसका पावर बढ़ जाता है। और 1802 में फिर वो एक बार ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और ऑस्ट्रिया को हराते ही क्या है, फिर वो राजा बन जाता है, खुद को घोषित कर लेता है राजा। और डायरेक्टली क्या आपस में ही लड़ते रहते थे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जाना। उसके लड़ाई के कारण ही नेपोलियन बोनापार्टे को क्या मिलता है, हौसला मिलता है, यार ये दो लड़ते रहते हैं, इससे अच्छा कि मैं ही राजा बन जाऊं। तो वही राजा बनकर के वही क्या है, शासन करता है, वही देश को चलाता है। और 1804 में एक नागरिक संहिता वो लेकर के आता है, सिविल कोड लेकर के आता है, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। और इसमें उसने बहुत अच्छे काम करे। एक तो जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार मिले तो वो विशेषाधिकार खत्म कर दिए, सबको समानता की बात करी, एक नापतोल की व्यवस्था उसने चलाई, मुद्रा की व्यवस्था उसने चलाई, मनी जो करेंसी से हम लोग कहते हैं, ये सारे काम उसने बेहतरीन काम करे। बस उसकी 2-3 कमियां रही। एक तो वो क्या है, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहता था। प्रजातंत्र या लोकतंत्र एक ही बात है, उसे खत्म करके वो राजतंत्र के ही पक्ष में था। वो मानता था कि अगर लोगों को ज्यादा अधिकार दिया जाए, लोगों को ज्यादा खुला छोड़ा जाएगा तो वो देश के लिए नुकसानदायक है। एक उसके विचार थोड़े से महिलाओं के लिए भी सही नहीं थे। वो महिलाओं को क्या है, पुरुषों के अधीन रखना चाहता था कि पुरुषों के अधीन रहे तो महिला ज्यादा अच्छी हैं। महिलाएं क्या है, अवयस्क है, मतलब वो मैच्योर नहीं है, उनमें परिपक्वता नहीं है, उनमें सोचने की विचारधारा नहीं है, ये पुरुषों के अधीन रहे तो ज्यादा है। और जैसे कि दास प्रथा को भी उसने थोड़ा सा समर्थन करा है। तो ये कुछ काम में उसकी बेकार है, परंतु उसने आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन जो करा यूरोप में और बाकी जगह, वो सच में काबिलिए तारीफ था। तो आइए जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ये नेपोलियन बोनापार्ट है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में सौंप दी। मैं जब बोला ना, पूरे यूरोप पे राज करने की इसकी शक्ति थी और इसने वो करके भी दिखाया कहीं ना कहीं। तो जहां जब जो पुराने छोटे छोटे राज्य साम्राज्य थे उन सबको छोड़ करके एक बड़ा साम्राज्य बनाया और अपने जो रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, उनको वहां पे बिठा दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ये बात सत्य भी। ये अपने आप को आधुनिकीकरण इसने करा है, मॉडर्नाइजेशन इसने करा है, बेहतरीन मिलिट्री शासन, बेहतरीन नापतोल की व्यवस्था, बेहतरीन मुद्रा व्यवस्था, बहुत से इसने काम करे हैं, बहुत अच्छी काम करे हैं। परंतु हुआ क्या, जब 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार जाएगा, और 1815 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी, वियना संधि होगी, जो कि आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे। वियना संधि या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। वियना संधि में ये बात आप ध्यान रखिएगा, वियना संधि में सारे वही प्रावधान करे गए और उनका उद्देश्य एक ही था, जो काम इसने करे ना नेपोलियन ने, जो साम्राज्य इसने बनाया उसको खत्म करना है और सिर्फ क्या करना है, नेपोलियन की विचारधारा को खत्म करना। पर इसके द्वारा जो मॉडर्नाइजेशन करा गया कि भाई बेहतरीन तो क्या हो, मिलिट्री हो, अच्छे नौकरशाह का मतलब जैसे आज हमारे देश में आईएएस आईपीएस होते हैं, ये हो, ये जो चीजें इसने शुरुआत करी उसके खिलाफ नहीं गए, उसको बनाए रखा। ओके, तो मॉडर्नाइजेशन में सच में नेपोलियन में दम था। ये बात उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाया कि जो जिनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लोग अपने पास रखे और उसके लिए भी सरकार समर्थन करेगी। दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली, दशमलव का मतलब है डेसिमल। ओके, डेसिमल मतलब ऐसे डॉट लगा कर, ठीक है। ध्रुव सर से आपने पढ़ भी रहे होंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं और आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो नापतोल की एक समान प्रणाली उसने चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। तो शुरुआत में वो मुक्तिदाता था, परंतु फिर धीरे धीरे उसकी सेना लोगों के पे हमला करने लगी और लोग उसे गलत मानने लगे। और पर यह भी है कि जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, लोगों के मन में वो दिलों पे तो राज करता है। इतना तो था नेपोलियन।
आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले हैं। टीपू सुल्तान में जैसे कहा कि जैकोबिन क्लब से जुड़े हैं, और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी जो फ्रांस से है ना, फ्रांस से इन्होंने क्या है प्रेरणा ली है। प्रेरणा के स्रोत जो है फ्रांस, और फ्रांस सिर्फ और सिर्फ इन दो महापुरुषों के लिए नहीं बल्कि काफी देशों के लिए, काफी जगहों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। और इसी के साथ हमारा जो आज चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट रहा हो तो प्लीज वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।